एक स्वस्थ सगर्भावस्था, उसके बाद एक नॉर्मल डिलीवरी से एक स्वस्थ बच्चे का जन्म यूं तो हर माता-पिता का सपना होता है। लेकिन इस कुदरती प्रक्रिया के अंदर कभी-कभी कई सारी अड़चन या बाधाएँ आ सकती है, जिसके की चलते जच्चा या बच्चा दोनों में से किसी का भी स्वास्थ्य जोखिम में जा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन जोखिमों वाली सगर्भावस्था को पहले ही पहचान लें कि जिसमें या तो माँ या बच्चे के अंदर कुछ एक ऐसे स्वास्थ्य लक्षी कारण मौजूद होते हैं कि जिनके चलते आगे चलकर कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, जिससे कि जच्चा या बच्चा का स्वास्थ्य खतरे में जा सकता है। इसको कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो आइए जानते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी किन में पाई जाती है। मेरे साथ इस एपिसोड में डॉक्टर की पास में। आमतौर पर 20 से 30% तक सगर्भावस्थाओं के अंदर ऐसे स्वास्थ्य लक्षी कारण देखे गए हैं कि जिसके चलते आगे चलकर जच्चा या बच्चा का स्वास्थ्य जोखिम में जा सकता है। इन कारणों को पहचानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि माँ के अंदर ऐसे कौन से कारण मौजूद होते हैं कि जिसके चलते आगे चलकर परेशानियां हो सकती है। सबसे पहला कारण माँ की उम्र। यदि माँ की उम्र 20 से कम या फिर 35 से ज़्यादा है तो ऐसी प्रसूति या ऐसी सगर्भावस्थाओं को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी या हाई रिस्क डिलीवरी में वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा, माँ की पिछली प्रसूति की हिस्ट्री। यदि माँ को पिछले कभी एबॉर्शन करवाना पड़ा हो या फिर अधूरे माँ पर डिलीवरी हुई हो या कोई मृत बच्चे का जन्म हुआ है या फिर उसकी पिछली डिलीवरी के लिए किसी इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकताएं पड़ी है, जैसे कि वैक्यूम या फॉरसेप या फिर सिजरियन सेक्शन, तो इस प्रसूति के अंदर भी इनमें से किसी भी परिबल के कारण स्वास्थ्य हानि हो सकती है। तो इसके चलते इसको भी हाई रिस्क डिलीवरी के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा, माँ की मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि माँ को यदि कोई मेडिकल तकलीफ जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इस प्रसूति के दौरान पाए गए हैं तो यह चिंताजनक है। इसके अलावा यदि माँ किसी रोग से पीड़ित है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या फिर हार्ट डिजीज इत्यादि, तो उसके चलते भी इस सगर्भावस्था के दौरान भी स्वास्थ्य हानि हो सकती है और इसी के चलते इसको भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा माँ के न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी देखा जाता है। यदि माँ कुपोषित है या फिर उसके अंदर खून की कमी है तो भी यह स्वास्थ्य हानि कर सकता है। इसके अलावा यदि माँ की हाइट या ऊंचाई कम है तो उसके चलते भी इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए इनको भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा सगर्भावस्था के दौरान माँ के अंदर यदि कोई गायनेक समस्याएं जैसे कि बच्चेदानी के अंदर कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो या फिर सगर्भावस्था के दौरान माँ के अंदर प्लेसेंटा की पोजीशन मुख के नज़दीक है तो इससे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं और इससे खून बहने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसे भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये तो थे वो सारे कारण जो कि माँ के अंदर देखे जाते हैं, लेकिन गर्भस्थ शिशु के अंदर भी कई सारे कारण होते हैं जिनके चलते आगे की प्रसूति जो है वो जोखिमी हो सकती है। जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चा माँ के पेट के अंदर सर नीचे और पैर ऊपर के पोजीशन में होता है, जिसको कि वर्टेक्स पोजीशन कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल अवस्था होती है। लेकिन यदि बच्चा आड़ा यानी ट्रांसवर्स है या फिर उसका सर ऊपर है और पैर के भाग नीचे है तो यह भी एक पोजिशनल प्रॉब्लम है, जिसके चलते बच्चे को डिलीवरी के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। इनको भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा यदि एक से ज्यादा बच्चे मौजूद है गर्भ के अंदर तो यह भी एक जोखिमी प्रसूति हो सकती है। तीसरा, यदि पहले वाले बच्चे के अंदर कोई अज्ञात रोग से उसकी मृत्यु हुई है या फिर कोई एक रोगग्रस्त अवस्था थी कि जो कि असाध्य पाई गई है तो इस बच्चे के अंदर भी वो समस्याएं हो सकती है। इसके लिए इसको भी जोखिमी प्रसूति के अंदर वर्गीकृत किया जा सकता है। और आज के ज़माने के अंदर यदि सोनोग्राफी के दौरान हमको पता चलता है कि बच्चे के अंदर कोई भी एक कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या फिर जन्मजात कोई क्षति पाई जाती है जिसके चलते आगे चलकर बच्चे को और भी उपचार की आवश्यकताएं हो सकती है, तो उसे भी यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह से कुल मिला के माँ और बच्चे के अंदर कई सारे ऐसे स्वास्थ्य लक्षी कारण देखे गए हैं जिसके चलते आगे चलकर प्रसूति के अंदर तकलीफें हो सकती है और उन्हें पहले से ही जांच कर परखना आवश्यक है। अब सोचते हैं कि ऐसी जोखिमी प्रसूति का यदि पता चलता है तो उससे हमें फायदा क्या हो सकता है। यदि पहले से ही हम इन सारे कारणों के बारे में जानते होते हैं तो हम सगर्भावस्था के पूरे 9 महीने के दौरान सघन रूप से माँ की जांच करते रहते हैं, बच्चे की भी जांच करते रहते हैं और यदि कभी भी हमें
कोई भी शक या शुबह होने वाली परिस्थिति का निर्माण होता लगता है तो हम तुरंत ही मेडिकली एक अच्छे अस्पताल के अंदर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे को कई ऐसे सारी तकलीफों से गुजरना पड़े कि जिसके लिए उसे अच्छे खासे मेडिकल या सर्जिकल उपचार की आवश्यकताएं हो। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की संभावनाएं सोनोग्राफी के द्वारा व्यक्त की गई है, तो ऐसे मामलों के अंदर यदि माँ कहीं गांव या देहात में डिलीवरी करवाती है तो उसे तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आने वाले बच्चे को फिर एम्बुलेंस के अंदर किसी बड़े अस्पताल में बड़े शहर में भेजना पड़ा तो बच्चे को काफी सारा नुकसान हो सकता है उस ट्रैवल के दौरान ही। तो उसके लिए हमें चाहिए कि ऐसी माँ को ही समय रहते जब बच्चा गर्भस्थ हो तभी अच्छे बड़े अस्पताल या शहर के अंदर भेज दिया जाए, जिसको कि इन यूट्रो ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यह सबसे सलामत ट्रांसपोर्ट मानी जाती है नवजात शिशु के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब से आपको पता चले कि आप माँ बनने वाली है तो कृपया अपनी और अपने गर्भस्थ शिशु की पूर्ण रूप से नियमानुसार जांच करवाते रहें, क्योंकि यदि आपके अंदर या आपके शिशु के अंदर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी ऐसा कारण पता चलता है जो कि जोखिमी बन सकता है तो आपको पहले से ही इसके बारे में सूचित होना और आपके डॉक्टर को इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी जाकर हम सुरक्षित और सुनिश्चित कर पाएंगे हमारे जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य। जय हिंद, जय भारत।